बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 211 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं धड़कते दिल को संभाल के उठा। बेयकीनी की इस अज़ाब से मैं पहले कभी ना गुजरा था। पहले कभी मैंने ना सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब राबिया भी मुझे ना पहचानेगी, पहचानना चाहेगी मगर पहचान ना पाएगी, और उन सब की तरह होगी जो जानते हैं कि मैं मुजरिम नहीं और चाहते हैं कि मेरी मदद करें लेकिन मदद नहीं कर पाते। जीने पर उठने वाले हर कदम के साथ मैंने एक दुआ मांगी और उस वक्त के खौफ से मगलूब होता गया जब मेरी तरसी हुई प्यासी आंखें उसके दीदार की दौलत से रोशनी पाएंगी। उस वक्त राबिया की आंखों में क्या होगा, इकरार, शनासाई या बेइल्तफात अजनबियत। कोई यार से सोए दार तक वसवसों और अंदेशों के कांटे बिछे हुए थे मगर मैं उमंगों और उम्मीदों के फूलों की खुशबू के साथ चलता गया। बंद दरवाजे पर एक बार फिर मेरे कदम रुके। ठहरने दे मुझे ए नाउमीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। दस्तक दिए बगैर मैंने हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। मैंने अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी नज़र ने उससे देखा। वो खिड़की से बाहर खला में ना जाने क्या देख रही थी। आहट पर वो पलटी और उसकी निगाह मुझ पर ठहर गई। मैं ठहर गया, मेरे साथ मेरे दिल की धड़कन ठहर गई। वक्त ठहर गया मगर हर इंतज़ार का लम्हा उम्मीदों को शिकस्त दे रहा था। वो पैकर रोनाई किसी संगे मरमर से तराशे हुए मुजस्मे की तरह खड़ी लाशऊर के बंद दरवाज़ों की दस्तक सुन रही थी मगर वो बेबस थी। मेरे नाम के बाद मेरी सूरत से शनासाई का एहसास भी उसके ख्वाबीदा शऊर को जगाने में नाकाम रहा था। राबिया, मैंने सख्त जिद्दोजहद से अपने लहजे को पुरसुकून रखा। तुम राबिया ही हो ना? मैं हाँ राबिया ही हूँ, उसने खोखले लहजे में किसी यकीन के बगैर कहा। किसने बताया तुम्हें कि तुम राबिया हो? मैंने कहा मालूम नहीं मगर सब कहते हैं कि मैं राबिया हूं। वो सोचे वो बोली मैं सिकंदर हूं, सिकंदर बख्त। मैंने कहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहा और उसकी आंखें वैरान रहीं। फिर उसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसे मुझसे कोई इख्तलाफ नहीं है और अगर मैं खुद को सिकंदर बख्त कहता हूं तो ठीक है। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना राबिया? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा। वो सोच में पड़ गई। उलझन के आसार उसकी आंखों में नजर आने लगे। मैंने आपको पहले देखा है कहीं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ राबिया, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। याद करो हम क्या चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते थे। मैं और तुम, मोहसिन और शैला ने तो शादी कर ली है। वो इतनी प्यारी लग रही थी। राबिया ने फिर आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया और मान लिया कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे वो तस्लीम कर दिया है। देखो राबिया, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम और नाजो कहाँ गई थी? तुमको मैंने गामे माची के पास भेजा था। मैंने कहा नाजो और गामा माची कौन है? वो बोली गामा माची तो मारा गया, वो चौधरी दिलावर का एजेंट था। मैंने मुख्तलिफ नामों से उसके जहन को झुंझोड़ना जारी रखा। और तुमको अच्छी तरह मालूम है कि चौधरी दिलावर कौन है? हाँ ये नाम मैंने सुना है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। राबिया के लहजे में पहली बार थोड़ा सा यकीन उतरा। हाँ राबिया, वो हमारा दुश्मन था। मैंने कहा उसकी दुश्मनी के बायस मेरे वालिद मारे गए थे। वजीर खान और तुम्हारी वालदा के इंतकाल के बाद उसने तुम्हारे घर को बम से उड़ा दिया था। उनका जनाजा उठते ही करब के आसार राबिया की सूरत पर आया हुए। उसके दिल के नासूर को छेड़कर मैं एहसास को जगाने में कामयाब हो रहा था। और राबिया उस चौधरी दिलावर के साथ उस्ताद पीडरू नाम का बदमाश है। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। उसने मीर शराफत अली को कत्ल किया था और उस कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करा दिया था। उनका एक साथी DSP सराज भी है। वो अब तक बहुत से लोगों को कत्ल करा चुके हैं। याद है तुम्हारे पास लाल रंग की एक फॉक्स वैगन थी? हाँ एक लाल रंग की फॉक्स वैगन थी, कहाँ गई वो? राबिया का लहजा अब सपाट नहीं रहा था, वो दुखी नजर आने लगी थी। उसी चौधरी दिलावर ने तुम्हारी फॉक्स वैगन को धमाके से तबाह करा दिया था। वो तुमको कत्ल कराना चाहता था लेकिन खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने कहा। उसका चेहरा फिर ब्लैक हो गया, उस टीवी स्क्रीन की तरह जो बिजली जाते ही खाली रह जाए। मैंने उसे और बहुत से वाकयात याद दिलाए, बहुत से नाम लिए मगर वो उसी तरह खड़ी रही। एक वक्त में उसका जहन जिस हद तक अपने बादी की तरफ पेश कदमी कर सकता था कर चुका था। वो अब मुझे ज्यादा दिलचस्पी के साथ देख रही थी मगर मेरी बातों का असर उस पर कोई नहीं हो रहा था। तब मेरी मुलाकात रायगा नहीं गई। उसे चौधरी दिलावर का नाम याद आने लगा था और उसे अपनी फॉक्स वैगन याद आ गई थी। अब जरूरी था कि मैं उसे पुरानी यादों के रूबरू करूं, उसे जाने पहचाने मुकामात पर ले जाऊं, उसे मोहसिन और शैला, उस्ताद, डैडी की सूरत दिखाऊं। मौजूदा हालात में फौरी कामयाबी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी लेकिन इस उम्मीद की बुनियादें इस्तवार हो गई थी कि रफ्ता रफ्ता राबिया को ज़हनी खुद फरामोशी के इस बहरान से निकाला जा सकता है। ये सबर आजमा काम था और बिलाशुबा इसमें दवा इलाज के बाद सबसे अहम किरदार मेरा था।
मगर दूसरे लोगों को भी इस जिद्दोजहद में अपना किरदार हस्बे ज़रूरत अदा करना था। अच्छा राबिया, मैं अब जा रहा हूँ, मैंने कहा। तुम फिर आओगे? वो आपसे तुम पर आ गई थी और उसका लहजा इल्तिजा अमेज हो गया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर आऊँ? मैंने कहा। हाँ, राबिया ने कहा और नज़र उठा के मुझे गौर से देखा। क्यों राबिया? मैंने उसकी आंखों में कोई आशना जज्बात तलाश करने की बेसुध कोशिश की। तुम अच्छे आदमी हो, वो बहुत सोच कर बोली। इस तमाम अरसे में उसकी नज़र मुझ पर जमी रही। साफ महसूस होता था कि वो मुझे पहचानने की गैर शऊरी जिद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसकी यादों की जिंदा में तारीकी है और उसे कहीं कोई खुला दरवाज़ा नज़र नहीं आता। किसी दीवार में कोई रोज़न नहीं और कोई दरीचा नहीं। वो उस अंधेरे में बेहरबां आवाज़ों की सरगोशी सुन सकती है। अगर मैं उससे पूछता कि वो मुझे अच्छा आदमी क्यों समझती है तो वो ज़्यादा कंफ्यूज होती, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है। चुनाचे मैंने उसे फिर आने का वादा किया और लौट आया। उससे मुख्तसर सी मुलाकात ने मुझे बहुत सुकून और करार दिया था, उम्मीद और यकीन दिया था और हौसला दिया था। मैं अब ज़रा भी मायूस ना था। कैसी रही मुलाकात? डॉक्टर लतीफ़ ने कहा। वो ड्राइंग रूम में मेरा मुंतज़िर था। बहुत जल्द वापस आ गए तुम? ज़्यादा देर ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने कहा। क्यों? क्या उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना? डॉक्टर लतीफ़ ने कहा। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा और अपनी गुफ्तगू का हर लफ्ज़ उसके सामने दोहराया। ये हौसला अफजा अलामात हैं, डॉक्टर लतीफ़ ने कहा। फिर तुम इतने मायूस क्यों हो? शायद इसलिए कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत लेकर गया था, मैंने कहा। तुम्हारा ख्याल होगा कि तुम्हें देखते ही उसका ज़हनी रद्द-ए-अमल शदीद होगा और ये शाख उसे नॉर्मल कर देगा। डॉक्टर लतीफ़ मुस्कुराया। जी मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा था, मैंने खिफ़त से कहा। किसी मुआवजे की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी थी। नहीं यंग मैन, इस उम्र में सभी उम्मीद परस्त होते हैं और फिर मोहब्बत करने वाले वो हंसा उनके यकीन की एक जज्बाती बुनियाद होती है। ये तो नहीं समझा जा सकता कि वो बेबुनियाद यकीन रखते हैं। हम सब अपनी कोशिश जारी रखेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कब तक? मैंने कहा। वैसे तो उम्मीद पर तमाम उम्र बसर हो जाती है। अब तक इल्म गैब पर कोई किताब मेडिकल साइंस के किसी कोर्स के लिए नहीं लिखी गई, वो बोला। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक पेशीन गोई की जा सकती है। 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों में सेहत हासिल हो जाएगी, लेकिन दिमाग का अमल बहुत पेचीदा है। इसके सब इसरार और रमूज अभी तक सामने नहीं आए। इसकी शऊरी कैफियत को किसी हद तक EEG से समझा जा सकता है, मगर लाशऊर और तहत शऊर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये हम कभी ना जान सकेंगे। तशखीस के लिए हम कितने भी पेचीदा आलात और मशीनें बना लें, एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक और इकोग्राफी, ये सब टेस्ट मादी वजूद रखने वाले जिस्मानी निज़ाम के लिए हैं। ज़हन का अमल कोई मादी वजूद नहीं रखता। चुनाचे मैं नहीं बता सकता कि हमारी कोशिश 2 हफ्तों में 12 आवर होगी, 2 माह में या 2 साल और 12 आवर होगी भी या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? यकलख्त मेरी उम्मीदों का टिमटिमाता चिराग गुल होने लगा। क्या ये कैफियत दायमी भी हो सकती है? सब कुछ हो सकता है यंग मैन। खुद को बदतरीन खबर के लिए हमेशा तैयार रखो, वो बोला। फिर तुम्हें हर खबर एक खुशखबरी लगेगी। ये बात सोचो कि सिर्फ वही होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन वैसा ही हो जाए तो यू आर लकी। मैं समझता हूँ कि वो ठीक हो जाएगी, मगर डॉक्टरों के अंदाजे भी गलत हो जाते हैं। राबिया बीमार है और किसी भी मर्द में ये हो सकता है कि नई अलामात नमूदार हो जाए। अगर तुम्हारा दुआ पर एतकाद है तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सहारा है। उसके लिए दुआ करो कि दुआ कारगर हो। हम कोशिश करते रहेंगे, बाकी सब खुदा के हाथ में है। दवा या दुआ दोनों का राबिया के लिए फ़ायदेमंद होना या ना होना। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मैंने खला में देखते हुए कहा। क्या मैं उसे हर रोज़ देखने के लिए आ सकता हूँ? बिल्कुल, किसी वक्त जब तुम्हारा दिल चाहे, वो बोला। तुम भी डॉक्टर से कम तो नहीं हो। मेरा ख्याल है कि कल या जब आप उसे इजाज़त दें, मैंने कहा, तो उसे अपने साथ कुछ ऐसी जगहों पर ले जाऊं जहां उसके ज़हन को बहुत कुछ याद आ सकता है। उसकी जज्बाती वाबस्तगी बहुत शदीद रही है, बहुत तवील रही है। उन मुकामात से मेरी वापसी तक रात हो चुकी थी। राबिया से मिलकर मेरे दिल को करार भी मिला था और मेरी बेकरारी भी बढ़ी थी। मैं घर पहुंचा तो तबीयत उदास थी और मेरी नज़रों में राबिया की तस्वीर फिर रही थी। खामोश, जज्बात से हारी चेहरा लिए, बेइसी और जुमूद का शिकार नजर आने वाली, पत्थर की मुंजमीद मूरत जिसमें किसी संगतराश के फनकार खातों की सुनाई ने हुसैन को मुजस्सम कर दिया हो। कुछ सोई सोई, कुछ जागी हुई, माजी और मुस्तकबिल के दरमियान बेयकीनी के सहरा में सरगर्दा, खुद अपना सुराग पाने की जुस्तजू में हैरान। कानों में उसकी आवाज़ गूंजती थी, तुम फिर आओगे ना? तुम अच्छे आदमी हो। उसके इतने ही अल्फाज दिल में उम्मीद बन गए थे। उम्मीद कहती थी कि आज उसने दिल के किसी नामालूम जज्बे की सदा सुनी थी। एक दिन उसका दिल उसकी ज़बान बनकर पुकारेगी कि तुम मेरे हो सिकंदर, जो कभी किसी के ना थे और ना हो सकोगे। जैसे राबिया तुम्हारी थी और है और रहेगी।
मगर वो दिन कब आएगा? मोहसिन और नेक मोहम्मद के दरमियान किसी फजूल सी बात पर ठनी हुई थी और शैला उनकी ज़बानी जंग से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। तनाज़ा शैला की बात पर शुरू हुआ था। उसने नेक मोहम्मद से कहा था कि आखिर वो अपना घर बसाने की क्यों नहीं सोचता। उस्ताद के कुछ अर्ज करने से पहले मोहसिन ने ख्याल जाहिर किया कि घर आबाद करती है कोई लड़की, और वो बदबख्त लड़की अभी पैदा नहीं हुई जो उजड़ी सूरत वाले नेक मोहम्मद की जोजा कहला के दुनियावी आकबत में रुसवा हो। उसने जवाब में मोहसिन से कहा कि अपनी शक्ल पहले देख ली होती, जो घिसे हुए सोल वाली पिशावरी चप्पल की तरह है जिसे कबाड़िया भी ना ले। इस सूरत पर तो हसीनाने आलम फरीफ्ता हैं, एक तुम्हारे सामने मौजूद है, मोहसिन ने ऐलान किया। बाकी के नाम सीगाए राज में है। ये तो एहसान है शैला का कि तुम पर तरस खा के उसने तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया। उस्ताद टैडी ने कहा, मेरी बहन ना होती तो तुम जक मारते रहते। तुम्हारी बहन मेरे पाँव की जूती है। मोहसिन ने एक जूते को तड़ से फर्श पर मारा। मुहावरे के मुताबिक ये जूती तुम्हारे सर पर पड़नी चाहिए। उस्ताद टैडी ने कहा, अच्छा अपनी बहन को उठा के मेरे सर पर मारो। मोहसिन ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने रेफरी की तरह हाथ उठाया। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मोहसिन ने दांत निकाल के कहा, ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए लड़ रहे थे। वक्त गुजारने के लिए यही मशगला रह गया है? फिर शादी क्यों की थी? मैंने डांट कर कहा, और लड़ना ही है तो मेरी बीवी से लड़ो, कुछ फायदा तो होगा इस रिहर्सल का, वरना सारी जिंदगी बगैर लड़े कैसे कटेगी। तेरी मुलाकात कैसी रही? मोहसिन बोला। उसने बूत कहकर चीख तो नहीं मारी थी? नहीं यार, मैंने बैठते हुए कहा, वो तो टुक टुक दीदम दुम ना कशीदम की तस्वीर बनी रही। हालात उम्मीद अफजा हैं। महबूस्ते रे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मोहसिन ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस सदी के खत्म होने के बाद तेरा घर भी आबाद हो जाएगा, वरना कुतबा कुछ यूं लिखा जाएगा कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मुझे तो खुशबुए पुलाव आती है, मैंने नाक के रेडार को खुबा के सूं की। आज हमारी तरफ से आप सबकी दावत वलीमा है, मोहसिन ने ऐलान किया। कुछ फकीरों मस्कीनों को भी देना चाहिए ऐसे मौके पर। सब मैं पुकार रही हूँ सिकंदर भाई, शैला ने शर्माते हुए ऐलान किया। ये भी समझा दो कि पहला तजर्बा है, सब अपनी जिम्मेदारी पर खाएंगे। मोहसिन ने कहा, न खाने का कोई सवाल नहीं, खाने के बाद तारीफ जरूरी है। चूंकि अभी खाने में देर थी इसलिए मैंने मोहसिन को दूसरे कमरे में बुला लिया। साधुराम की हालत पहले से बहुत बेहतर थी। मेरी गैर हाजिरी में उसे कुछ खाने पीने का मौका भी मिल गया और आराम करने का भी। ताम वो बंधा हुआ था और उसके हल में कपड़ा भी था। मैंने ये कपड़ा निकाल दिया। साधुराम, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? मैंने उसके करीब बैठकर कहा। साधुराम ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। वो अमलन खुद को हमारे रहम व करम पर छोड़ चुका था। वो जानता था कि उसके अपने इख्तियार में अब कुछ नहीं, वो बाजी हार चुका था और उसकी हैसियत जंगी कैदी से भी कम है। वो ऐसी जगह है जहाँ उसकी मदद के लिए कोई आ ही नहीं सकता, और अगर वो खुद फरार होकर जाना चाहे तो कहीं नहीं जा सकता। उसका कोई घर नहीं रहा और कोई दोस्त आशना नहीं रहा। दिलरुबा और सेवक सब मारे जा चुके थे और साईं पापड़ वाले का अड्डा पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की तहवील में था। अगर वो उधर का रुख करता तो भी पकड़ लिया जाता, और हमसे तो वो कुछ लो और कुछ दो के असूल पर जिंदगी का सौदा भी कर सकता था। इंटेलिजेंस वाले उसके सर में से तमाम मुफीद मालूमात निचोड़ कर निकाल लेते और फिर उसे टांग देते। ये ठीक है साधु राम के यहाँ अब तुम्हारे जीने के लिए कुछ भी नहीं रहा, मैंने कहा। मगर तुम चाहो तो किसी नए नाम से नई जगह पर नई जिंदगी के असबाब पैदा कर सकते हो। हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। इस मौके के साथ जो शर्त होगी वो मुझे मालूम है, साधु राम ने मायूसी से कहा। क्या तुम अब भी पुराने आकाओं से वफादारी के अहद पर कायम रहने को तरजीह देते हो? मैंने अफसोस से सर हिलाया। उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बाहिफाजत उन नाकाओं के पास पहुंचा दिया जाए तो ये भी बहुत कांटे का सौदा होगा। वो तुम्हें ज्यादा अजियत देकर मारेंगे। तुम हमें कुछ बताओ या ना बताओ, वो अपने तौर पर यकीन करना चाहेंगे कि तुम वफादारी के इम्तिहान में पूरे उतरे थे, तो भी वो तुम्हें सनद के साथ इनामो इकराम से नहीं नवाजेंगे। तुम उनके लिए बेमसरफ हो चुके हो। वो तुम्हारा करिया करम तक नहीं करेंगे कि तुम्हारी आत्मा ही सुखी रहे। हमारी शर्त बहुत आसान है, मोहसिन ने कहा, और ये मौका तुम्हें सिर्फ हम से सौदा करके मिल सकता है, किसी और से नहीं। तुम उन सब के नाम बता दो जिनको तुम जानते हो, मैंने कहा, उधर भी और इधर भी। सिर्फ नाम बताने से क्या होगा? साधु राम ने कहा। सबके पते तुम्हें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैंने हौसला अफजा लहजे में कहा। जितने नाम पते याद आए वो एक कागज पर लिख कर हमें दे दो। तुम इस कारोबार में किस किस से मिलते रहे हो और कहाँ कहाँ मिलते रहे हो? तुम कब से शरीक हो? किसने कितना मुनाफा कमाया है? या पहले तुम पाकिस्तान में रहने वालों के मुतल्लक बताओ। मैं सबको नहीं जानता, साधु राम बोला। यह बंदोबस्त ही ऐसा था कि कोई भी सबको नहीं जान सकता था। यह हम समझते हैं, मैंने कहा, कि खराबी का ये सिलसिला बहुत दराज है और ऐसे कारोबार में हर शख्स जंजीर की सिर्फ एक कड़ी होता है जिसे इब्तदा और इंतहा की खबर नहीं होती।
मगर वो अपने पीछे और आगे वाली कड़ी से ज़रूर मुंसलिक होता है। कड़ी से कड़ी मिलाना खामे आता है। तुम सिर्फ उनके बारे में बताओ जिनसे तुम्हारा राब्ता था, बाकी राब्ते हम मालूम कर लेंगे। तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करने के लिए मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ, मोहसिन ने कहा। यह जंजीर की पहली कड़ी है और इसका नाम चौधरी दिलावर है। और जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात का ताल्लुक है, मैंने कहा, पाकिस्तान में इस जंजीर का दूसरा सिरा एक पुलिस अफसर DSP सिराज हो सकता है। मुमकिन है हमारी सरहद में यह जंजीर और लंबी हो। हमें दरमियानी कड़ियों का सुराग लगाना है। इसमें भी हम किस हद तक कामयाब रहे, मोहसिन ने कहा। बसलन हम डिसल्वा को जानते थे जो मारा गया। गामा माची भी दरमियानी कड़ी था। एक उस्ताद पीडरू हमारी नज़र में है। जिस तरह गामे माची के अड्डे में हमें डोंगा पतन का रास्ता मिला, वहां से साईं पापड़ वाले का और कर्मा वाली का पता चला। दिलरुबा और कर्नल जगन्नाथ के नाम मालूम हुए। तुमसे मुलाकात हुई। ये सब एक नाम जानते हुए से हुआ। अब तुम्हारी मदद से एक नया नाम भी मालूम हो जाए तो उससे बदीन नाम पूछे जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि तुमसे एक नहीं ज्यादा नए नाम मालूम हो सकते हैं। मैंने कहा, यह सब तुम्हें बता के हम कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। हमें यकीन है कि तुम अब किसी को खबरदार नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि हम कितना जानते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ से हमारी इजाज़त के बगैर जिंदा बच के निकलने की कोई सूरत नहीं रही। तुम खुद सोच लो कि हम किस दर्जे खतरनाक लोग हैं और हमारे अज़ाइम क्या हैं। हमारी मदद करके तुम जान बख्शी का वादा ले सकते हो, मगर ये याद रहे कि मदद में धोखे की 1% भी गुंजाइश नहीं होगी। हम तस्दीक करेंगे और कोई इतला गलत साबित हुई तो यह मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि तुम जितना जानते हो सब बताओगे, 1% भी छुपाओगे तो पछताओगे, मोहसिन बोला। हम तुम्हें कल तक सोचने का मौका देते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी जगह मैं होता तो ताउन करके जान बचाता। पुराने दोस्त अब बिल्कुल काम नहीं आ सकते। वो तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है। हमारा साथ देकर देखो, शायद तुम्हें पनाह और आफियत मिल जाए। हम बारी बारी बोलते रहे थे और हमने साधु राम को बिल्कुल नहीं बोलने दिया था। हमारा मकसद उसके दिमाग में ये डालना था कि उस पर जिंदगी के सब दरवाजे बंद नहीं हुए। एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसकी चाबी हमारे हाथ में है और वो चाहे तो ये चाबी उसे भी मिल सकती है। फैसला उसे करना था। हमारा मकसद किसी दुश्वारी के बगैर उससे सब कुछ चुगलवाना था और हमारा मकसद उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना भी था। मैंने कपड़ा दोबारा उसके मुंह में ठूंसा और हम दूसरे कमरे में आ गए, जहाँ से इश्तिया अंगेज खुशबू बराह रास्त हमारे मैदे पर हमला कर रही थी। न जाने कब से हमारी जिंदगी एक बेहुदा मामूल बनी हुई थी, जिसमें किसी बात का कोई वक्त मुकर्रर ना था, ना खाने का, ना सोने का, ना मरने का और ना जीने का। वो वक्त ख्वाब की सूरत लगता था जब हम घूमते फिरते थे, होटलों में दावतें उड़ाते थे, कह के लगाते थे और मुस्कुराते थे, चैन की नींद सोते थे और अपने शब रोज़ हर लम्हे की मुसरत पर मुकम्मल इख्तियार रखते थे। अब तो ये था कि जहाँ मिला जो मिला खा लिया, नहीं मिला तो गुजार लिया। पसंद ना पसंद का कोई सवाल ना था। सूखी रोटी भी ख्वाहिश से नहीं मिलती थी। बेख्वाब रातें खौफ, परेशानी और भाग दौड़ में गुजरती थी और जिस्म मजबूर हो जाता था तो सूली पर भी नींद की ज़रूरत पूरी कर लेता था। बहुत अरसे बाद मुझे ये पनाहगाह एक घर की तरह लग रही थी। वो घर जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, फिर कई साल सफ़र में गुजरे। दियारे गैर में घर का सिर्फ तसव्वुर साथ था। वापस आया तो बेघर हो चुका था। घर जाने और बसाने की आरजू को राबिया ने नई जिंदगी बख्शी थी, मगर वो घर भी खुनूज एक ख्वाब था जिसकी ताबीर के इम्कान तक ख्यालों की रसाई भी ना नहीं थी। तकदीर ने मुझे और राबिया को मिला के भी दूर कर दिया था और उसके लिए भी कोई घर ना छोड़ा था। अंकल रिजवी का घर, राबिया की माँ का घर, फौजिया का घर, अंकल शेरवानी का घर, नादोर इकराम शेख का घर, उस्ताद डैडी का घर, सारे घर आरती पनागाहें साबित हुए थे जहाँ से हम एक बार निकले थे तो लौट कर ना जा सके थे। ये मकान भी एक ऐसी पनागाह थी, मगर यकलख्त इसे शहला ने कदम रखते ही यूं आबाद कर दिया था कि इसकी दीवारों की अजनबियत बाकी ना रही थी और ये एक आबाद घर नजर आने लगा था। उसने बड़े सलीके से दावत का एहतमाम किया और फर्श पर दरी बछा के उतने करीने से खाना लगाया कि मैं बहुत देर तक इस मंजिल को हैरानी से देखता रहा। ऐसी पुरतकल्लुफ दावत का मैं सिर्फ 24 घंटे पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तू बहुत खुशकिस्मत है मोहसिन, तुझे तेरी मंजिल मिल गई, मैंने कहा। हाँ, अफसोस जो मज़ा मंजिल की आरजू में है और रास्ते की मुसाफत में था वो ना रहा, मोहसिन ने दर्दनाक लहजे में कहा। मंजिल पर पहुंचने के बाद क्या रह जाता है, अभी वो मामे चाचे वाली मंजिल बाकी है। मैंने उसे याद दिलाया और मोहसिन कह का मार के हंसा। शैला का रंग लाल पड़ गया और वो अंदर भाग गई। ये तो ऐसा सफ़र है जिसमें एक मंजिल से अगली मंजिल का निशान मिलता है, मैंने फलसफियाना लहजे में कहा। जब तू साहिब औलाद होगा तो तेरी मंजिल होगी उनकी तालीम और तरबियत। जब वो परवरिश के मरहले से गुजर जाएंगे तो हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो हमने अपने वालिदैन के साथ किया, यानी हम दुनिया से रुखसत होंगे तो वो दुनिया के झमेलों में पड़े हुए और हमसे बहुत दूर होंगे। इतने बदकिस्मत सिर्फ मैं और तू ही थे सिकंदर।
मोहसिन ने उदासी से कहा, नहीं यार, ये इत्तेफाक है या फिर दुनिया का चलन ऐसा हो गया है कि आप बीती भी जग बीती लगती है। मैंने कहा, गालिब के साथ भी हुआ था। गालिब के साथ? मोहसिन ने कहा, उसने तो कभी कुछ नहीं बताया था। हाँ, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे आज सब कुछ बता दिया जो राबिया का इलाज कर रहा है। मैंने कहा, वो गालिब के सर्जन बाप का दोस्त था। क्योंकि शैला भी खाना लगाने के अमल में मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने चंद मिनट में मुख्तसरन वो सब बता दिया जो डॉक्टर लतीफ़ से मालूम हुआ था। उस्ताद टैडी और मोहसिन दम बखुद सुनते रहे। एक टैडी की सरगजिश थी, क्या कम इबरत आमोज थी कि गालिब के अफसाना खयात का अलमिया आया हो गया। दोनों बड़े सती नजर आने वाले अपनी ज़ात के मुहसिन पर खामोशी का पर्दा डालकर रहने वाली जिंदगी के हर दुख पर खुशबाशी की मुस्कुराहट का पर्दा डाले रखने वाले और कभी हरफे शिकायत जबान पर ना लाने वाले लोग थे। अंदर से उनकी शख्सियत के रंग बिल्कुल जुदा थे। वो हमसे ज्यादा मर्दम गजीदा थे और उनके गम की जड़ें उनके वजूद की गहराई में उतरी हुई थी, मगर किसी ने उनके रोते ना देखा था। उनमें अब भी दूसरों के गम का बार उठा लेने की ताकत थी। दुनिया ने उनके साथ बड़ी बेरहमी का सलूक किया था, मगर उनका दिल फिर भी पत्थर नहीं हुआ था। वह भी खुलूसो बहर वफा पर यकीन रखते थे और दोस्ती यूं निभाते थे कि जान बेचने को आए तो बेदाम बेच दी। जाहिर की आंख से देखने वाले के लिए उस्ताद टैडी एक बदमाश था और गालिब एक साफी, मगर हमने देखा था कि दोनों ही इंसान थे और इंसानियत की सिफात की खूबियों का हुस्न दोनों के बातन में जलवागर था। दरवाजे पर एक धमाका हुआ तो हम तीनों उछल पड़े, जो बड़ी बेसब्री से शैला के आने का इंतजार कर रहे थे। ये कौन हो सकता है? मोहसिन ने कहा और एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं दूसरे कमरे की तरफ रिवॉल्वर लेने लपका। कौन है भाई? उस्ताद टैडी ने डांट कर कहा। एक और उल्लू का पट्टा गालिब ने दरवाजे पर लात मारी। मैं रुक गया और मोहसिन ने दरवाजा खोल दिया। आइए आइए, बड़े वक्त पर आए, मोहसिन बोला। चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। ना मेरा दिल शाद है और ना मेरी आंख रोशन है, गालिब ने चिल्ला कर कहा और अपना टूटा हुआ चश्मा लहराया। मैं अंदाजे से यहाँ बैठा हूँ। वो इतना बरम था कि उसने दावत के सामान की तरफ भी ना देखा और उस खुशबू पर भी तवज्जो ना दी जो कमरे में भरी हुई थी। उसकी आंख के पास एक नील था जो मार पीट का नतीजा मालूम होता था। ये क्या हुआ चचा गालिब? मैंने कहा। वही जो तुम लोगों के साथ रहकर हो सकता है, गालिब ने बरमी से कहा। इतना पुराना साफी हूं मैं और मेरी कितनी खिदमात है इस अखबार के लिए। उसे फुटपाथ पर टिक्के सेर बिकने वाले अखबार से एक मोतबर और बासर अखबार बनाने में मेरा खून पसीना एक हुआ। आज वो एडिटर की औलाद चंद दिन की गैर हाजिरी पर मुझे बरतरफ करने की धमकी देता है। मुझसे पूछता है कि काम मर गए थे। मैंने कहा मर गया था तो तुमने खबर ली? कहने लगा खबर तो अब लूंगा मैं तुम्हारी, और बहुत अच्छी तरह। अभी छुट्टी कर दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। मैंने कहा कि फिर बरतरफी का नाम लिया तो दूध की खीर बना दूंगा। फिर उसने मुका घुमाया जो मेरी नाक पर लगा। गालिब ने फिर टूटी हुई ऐनक को वाकयाती शहादत के तौर पर पेश किया और मैंने ऐनक के टूट जाने के बाद मुक्का तो उसके सर पर मारा था, मगर लगा उसके दांतों पर। मैं इधर आ गया और वो दंदान साज के पास चला गया। हंसते हंसते हम सब की आंखों से पानी बहने लगा। अब क्या होगा मिर्जा गालिब, तुम्हारा उसका और अखबार का? जो होना था हो गया, अब क्या होगा? गालिब ने कहा। कल मैं और वो दोनों इस वाक़े को भूल जाएंगे। अखबार तो निकालना ही है ना। चलो अच्छा हुआ ना लड़ाई होती, ना तुम दावत वलीमा में शिरकत के लिए पहुंचते। मोहसिन ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी कमी वाकई महसूस हो रही थी। मैंने कहा आओ बैठ जाओ। अब तक हमारे साथ धक्के खाते रहे हो या जूते? उस्ताद टैडी ने कहा। आज पुलाव जर्दा खा लो यार, आज इस दुश्मन का भी कला कमा करा दो। गालिब ने मुक्का लहराया। पुलाव जर्दा तो उसके सोएम पर भी मिलेगा। मैं तो सोएम का इंतजार भी नहीं करूंगा, तुम भर के देखो। उसी दिन जर्दे की एक देग तकसीम करूंगा अखबार वालों में। टैडी बोला। चलो चलो, हर वक्त लड़ते रहते हो। शैला ने आकर सबको डांटा। आराम से बैठो। हाँ आराम से बैठो। मोहसिन ने फौरन ताईद में सर हिलाया। जैसा कि हमारी जोजा मोहतरमा ने हुक्म दिया है, खिलाफ वर्दी करने वाले को दावत वलीमा से उठा के बाहर गली में फेंक दिया जाएगा। ओ वाह भाई वाह, किसी ने खुले दरवाजे में नमूदार होके कहा। कैसी सोनी खुशबू आ रही है। हमने तो लंगदे लंगदे नजर मारी। ये क्या मामला है शहनशाह? हो, ये हमारा लैंडलॉर्ड टैक्सी ड्राइवर था। आओ भाई आओ, तुम्हारी कसर थी। ओ जी हम तो आ ही गए हैं। वो जूतियां उतार के हमारे साथ आ बैठा। लेकिन दसो तो सही, एक की गल है मोतियां वाले हो, ये जो अपना यार है ना, मैंने मोहसिन की तरफ इशारा किया, ये शादी करके आया है। लैंडलॉर्ड ने गौर से ले जाई हुई शैला को देखा। पर ए थे वाले साहब के फोत होने पर गए थे। हाँ जी, मगर वहां हालात ऐसे हुए कि बीवी को साथ लाना पड़ा। मैंने कहा अच्छा जी, खैर मैं की आखा। टैक्सी ड्राइवर ने सर खुजाया। बड़ा अफसोस है, यहाँ बड़ी खुशी है। चलो जी, रब जो करदा है चंगा ही करदा है। आज खैर परजाई ने सब खुद पकाया। वाह भाई वाह, शुरू करो ना मोतियां वाले हो।
या और किसी का इंतजार है? हम सब नदीदों की तरह खाने पर टूट पड़े। गालबन शैला को पहले से अंदाजा था कि हम तरसे हुए लोग जरूरत से ज्यादा खाएंगे, खुआ में ऐसा हो जाए, या फिर अंदाजे की गलती के बायस उसने ज्यादा पका लिया था कि 2 अफराद के इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ा। खाने के दौरान में भी एक जंग मोहसिन और डैडी के दरमियान होती रही। एक का इसरार था कि मेरी बहन से अच्छा खाना कोई नहीं पका सकता। मोहसिन ने गर्ज कर कहा कि मेरी बीवी से अच्छा तुम्हारी बहन नहीं पका सकती। फिर शैला ने मोहसिन को उसके अल्फाज याद दिलाकर शर्मिंदा करना चाहा जो उसने खाना लगने से पहले कहे थे। मोहसिन ने ढिठाई से जवाब दिया कि वो अपने हर बयान से मुनहरफ होने की हिम्मत रखता है। दरमियान में बाहर से किसी ने चिल्लाना शुरू किया, ओ ये तेरे प्यो दी गली है, हटाओ अपनी इस मां नू। ये हमारे लैंडलॉर्ड का देरीना दुश्मन दूसरा टैक्सी ड्राइवर था जिसकी टैक्सी फिर मुखालिफ सम से नमूदार हो गई थी। लैंडलॉर्ड ने हस्बे आदत अपनी टैक्सी गली में यूं पार कर दी थी कि रास्ता ब्लॉक हो गया था। वो मुश्तइलों के जवाबी कार्रवाई के लिए उठा ही था कि डैडी ने उसे रोक लिया और खुद दरवाजे तक चला गया। ये क्या बकवास लगा रखी है, शुरफा का मोहल्ला है, डैडी ने गर्ज कर कहा। हो भाई शुरफा, ये टैक्सी हटवाओ, किधर है इसका मालिक? दूसरा टैक्सी वाला बोला। वो म्यू हॉस्पिटल में है, डैडी ने कहा। गाड़ी को उठा के ले जा सकते हो तो ले जाओ। म्यू अस्पताल में? दूसरा टैक्सी ड्राइवर एकदम फ्लैट हो गया। क्या हुआ था जी उसे? कौन से वार्ड में है? दिल के वार्ड में, डैडी ने कहा। उसकी गाड़ी को दिल का दौरा पड़ा था। ओह रब खैर करे। दूसरे ड्राइवर ने बदहवासी में गाड़ी को रिवर्स किया और डैडी की बात पर गौर ना कर सका। हमारे लैंडलॉर्ड ने गला फाड़ के हंसना शुरू कर दिया। ओ वाह जी वाह, किस तरह दौड़ गया पागल दा पुत्र, गड्डी नो दिल दा दौरा। उसने फिर खाने पर हमला किया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि संगामे में साधु राम की मौजूदगी ने कोई मसला पैदा नहीं किया। वो दूसरे कमरे में चुपचाप बंधा पड़ा था। बिन बुलाया मेहमान यानी हमारा लैंडलॉर्ड जाने लगा तो उसने शैला के सर पर हाथ फेर कर बाकायदा दुआ दी और सर से टोपी उतारी। उसमें नोट भरे हुए थे। उसने गिनकर 51 रुपए निकाले और शैला को पकड़ा दिए। ले पुत्र है, ओ भाई शादी कोई बार बार होती है, सानू भी एक बार ही मिले सन, वो बोला। फिर उसने बाकी नोटों के साथ टोपी को एहतियात से सर पर जमा लिया और बाहर निकल गया। उसकी एक मामूली सी जज्बाती हरकत ने हम सब को खामोश कर दिया था। 51 रुपए नहीं, उसका जज्बा अनमोल था, उसकी वफादारी अनमोल थी और खुलूस की सादगी अनमोल थी। वो बाहर जाके फिर अंदर आया। और मियाँ जी, उसने मुझे मुखातिब किया, तू किधर ले गया था मेरी गड्डी को? बेड़ा गर्क करके लाया, मगर ये हिसाब फिर कदी करांगे, आज ते खुशी दा मौका है। वो फिर पलटा और अपनी गाड़ी को सीधा ले गया। मुझे ये सोचकर फिर हंसी आई कि अगर वो टैक्सी ड्राइवर भी हॉस्पिटल पहुंचा और दिल के वार्ड में हमारे लैंडलॉर्ड को तलाश करता फिरा तो मायूस होकर लौटेगा और समझ जाएगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया था। पेशा वराना मुखासमत अपनी जगह था, वो भी दिल का अच्छा था, मगर वापसी पर उसकी और हमारे लैंडलॉर्ड की जंग दिलचस्प होगी। इस रात कोई सोने के मूड में ना था। रात 11 बजे शैला ने काफ़ी बनाई जो इतनी सुरूर आवर थी कि आसूदगी और राहत का एहसास मेरे रगो पै में उतरने लगा। वक्त बहुत नाकाबिले एतबार था। आज इसने सबको मिला दिया था और सब कुछ दे दिया था। एक राबिया की कमी का एहसास सबको था, लेकिन उम्दन किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। वो हमारी तरह खुश हो सकती थी तो हम उसे भी ले आते, मगर उसकी दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल गनीमत था कि वो महफूज है। जुदा हैं हम, अगर आज तो कल इकट्ठे होंगे। ये चंद रोज़ है जुदाई तो कोई बात नहीं। ये किसने कहा था? ये मुझे फौजिया ने लिखा था। वक्त की राहें बदल गई थी और मंजिलें बदल गई थी। वक्त हर घड़ी हर लम्हा आदमी पर खावी है। वक्त आदमी की तकदीर है, नाकाबिले फहम गैर यकीनी ख्यालात की गिरफ्त में ना आने वाला।